हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आपको पता है मेरा नाम है संध्या सिंह और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ नीट की। ओके, तो फटाफट से 2 मिनट के अंदर जुड़ जाइए सब लोग। आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है बट कोई नहीं, आज कल से रेगुलर ही रहेगा। तो फटाफट से जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। आगे सब लोग कमेंट सेक्शन में सब लोग अपनी प्रेजेंस को लिखेंगे, कितने लोग जुड़ रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलरेडी लेट हो चुका है क्लास। तो हमने कल जो पिछली क्लास थी हमारी कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, लिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को डिटेल में समझा था। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर को जान लेना ही काफ़ी नहीं है। अब हमारा सवाल उठता है सेल मेम्ब्रेन काम कैसे करती है। ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? हमारी डायनामिक नेचर की होती है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फ्यूज मोज़ेक मॉडल। जो फ्यूज मोज़ेक मॉडल हमने कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो डायनामिक नेचर की होती है, रिजिड नहीं होती है। कैसी होती है? डायनामिक नेचर की होती है। ओके, तो फिर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि मूवमेंट कैसे होता है। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में जो हमारे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स जो होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। इसी के कारण क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन जो होती है फ्लूइड नेचर की होती है। मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? फ्लूइड नेचर वाली मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो आज हम वही देखते हैं कि इसमें मूवमेंट होते कैसे कैसे, कौन कौन से मूवमेंट होता है। ठीक है, अब पहले तो बात करते हैं मूवमेंट इन लिपिड। लिपिड के मूवमेंट को देखेंगे, फिर हम बात करते हैं मूवमेंट इन प्रोटीन की, प्रोटीन में मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ भी दिक्कत परेशानी है। तो सबसे पहला है लेटरल मूवमेंट। तो लिपिड में कैसा मूवमेंट होता है? लेटरल मूवमेंट होता है। लेटरल मूवमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये हमारा लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये लेफ़्ट साइड को जाएगा या फिर ये राइट साइड को जाएगा, मतलब या इधर बढ़ेगा या इधर को बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लिपिड नेचर। तो लिपिड मूवमेंट हो जाता है। दूसरा होता है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट का क्या होता है कि जैसे कि हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस है तो ये अपने एक्सिस पे ही घूमता रहता है ऐसे एक ही जगह पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। फिर आता है हमारा वाइब्रेशन मूवमेंट। वाइब्रेशन मूवमेंट क्या होता है? जो ये टेल पार्ट होता है, इस टेल पार्ट में क्या होता है? वाइब्रेशन होता रहता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन मूवमेंट। फिर होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है कि ये जो लिपिड ऊपर वाली लेयर है, इधर नीचे वाली लेयर लिपिड की है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाली स्ट्रक्चर नीचे, लिपिड नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली लिपिड क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाती है। इसे हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो वो बताएं। और फिर हम आता है मूवमेंट इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में मूवमेंट कैसा होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया था लेटरल मूवमेंट का क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपको बताया लेटरल का मूवमेंट में ये होता है कि केवल जो लिपिड मॉलिक्यूल इधर उधर जाता है, बाकी चेंजेस नहीं होते हैं। रोटेशनल में क्या होता है? अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी जगह पे गोल गोल खड़े होके घूमता है, उसे बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, और फिर हमारा वाइब्रेशन मूवमेंट, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट में जो फैटी एसिड होते हैं उसकी जो टेल होती है, जो मैंने बताया ना टेल होती है, वो मुड़ती और सीधी होती रहती है, मूवमेंट होते रहते हैं, इसमें वाइब्रेशन होता रहता है। इसमें इसे क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन मूवमेंट। ठीक है, फिर हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड की जो एक लेयर दूसरी लेयर में चलती रहती है, इधर से इधर, इधर से इधर। ओके, यहाँ तक हो गया। इसमें क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए ये मूवमेंट कम होता है। मोस्टली आपका लेटरल मूवमेंट ही होता है। फिर बात करते हैं मूवमेंट इन प्रोटीन। तो हमारा सवाल आता है लिपिड की, जो जो हमारा लिपिड होता है सिर्फ वही मूवमेंट करते हैं क्या? नहीं, हमारा प्रोटीन भी मूवमेंट
करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिपिड के अकॉर्डिंग। प्रोटीन्स में मूवमेंट क्या होता है, कम होता है। तो स्पेशली इसमें कौन कौन से मूवमेंट होता है, हमारा लेटरल मूवमेंट होता है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। समटाइम्स इसमें रोटेशनल भी पाया जाता है। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि मेम्ब्रेन में लगातार एक तो मूवमेंट होते रहते हैं, इसी के कारण क्या होता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। अगर लिख लिया तो सब लोग चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है, अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का फंक्शन, कि ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। सबसे पहला हमारा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर जाता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। ठीक है, आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमारी छत पे पानी की टंकी रखी होती है और नीचे हमारे जो बाथरूम्स हैं, किचन्स हैं, उनमें जो टैप लगे होते हैं, नल लगे होते हैं, उनमें पानी डायरेक्ट आता है। उसके लिए हमें मोटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हायर टू लोअर होता है, वो छत से पे टंकी रखी है वहाँ से सीधे नीचे आता है। तो इसमें किसी भी चीज़ की मतलब जो हमारा सेल है उसमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का यूज़ नहीं होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ये, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एग्जांपल कौन सा हो जाएगा हमारा, डिफ्यूज़न। दूसरा हमारा है ऑस्मोसिस। फिर हमारा है एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, हमारा एटीपी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। जहाँ पे भी पंप वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, क्यों, जैसे कि आप अपने टंकी में पानी चढ़ाते हैं, छत की टंकी में, तो वो नीचे से चढ़ाते हैं ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपका या तो वाटर टैंक बना होता है या फिर आप जो समर होता है वहाँ से आप पानी छत की टंकी पे चढ़ाते हैं। तो आपको मोटर ऑन करना पड़ता है, पंप ऑन करना पड़ता है, मोटर ऑन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं आता। पर छत पे जो रखी टंकी है वहाँ से पानी ऑटोमेटिकली आप टैप ऑन करेंगे तो आ जाता है। तो वो हायर टू लोअर है, पैसिव हो जाता है ट्रांसपोर्ट। ये लोअर टू हायर है, ये क्या होता है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारा आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ सेल के अंदर या अंदर से बाहर जाते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें आ जाता है हमारा एक्सोसाइटोसिस, इसको ही हम बोलते हैं ईफेगी या सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं इसे। फिर हमारा आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये आउटर टू इनर होता है, मतलब अंदर से आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की ओर। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, मूवमेंट कैसा होता है, इनर टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की ओर। जैसे फॉर एग्जांपल हम उल्टी करते हैं तो हमारे जो अंदर से जो भी मटेरियल है वो बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस, इनर टू आउटसाइड। ठीक है, और फिर एंडोसाइटोसिस, आउटर टू इनर, बाहर से हम कुछ भी अपने अंदर साइड को खाते हैं पीते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ट्रांसपोर्ट, इसमें आता है हमारा एक फैगोसाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग। पिनेकोसाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस में जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जाते हैं उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। कोई भी लिक्विड मटेरियल जाता है उसको हम बोलते हैं पिनेकोसाइटोसिस। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट है तो वो आप प्लीज़ बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग आई होप नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में। लिख रहे हैं सब लोग? एक्सोसाइटोसिस में एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमारा हार्मोन सेक्रेशन हो गया, एंजाइम का सेक्रेशन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना, ये हमारे एक्सोसाइटोसिस के एग्जांपल्स हो जाएंगे।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा जो फंक्शन है क्या है, ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी मतलब मेम्ब्रेन में जो फ्लेक्सिबल होती है उसकी वजह से क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला तो हमारा सेल ग्रोथ का फंक्शन होता है। सेल ग्रोथ का क्या मतलब, सेल का साइज बढ़ता है, वो फंक्शन करती है सेल मेम्ब्रेन। फिर हमारा सेल डिवीज़न में का काम करती है, वो फंक्शन करती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन का काम करती है। फिर एक नोट है हमारा एनसीईआरटी की, ये लाइन्स है, उसको आप अच्छे से याद रखना। सेल मेम्ब्रेन इज़ एसिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती है। ए का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है समान, ए लगा है मतलब असमान, कि सभी में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो समान नहीं होती, उसकी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब परसेंटेज, किसी में प्रोटीन मान लो 40% है, किसी में 30% है, किसी में 80% है। इस हिसाब से मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है एसिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर होती है। फिर हमारा आता है प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी लिपिड होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, जैसे ये लिपिड स्ट्रक्चर है, ये उस बीच में प्रोटीन्स होती हैं। जो प्रोटीन क्या होती हैं कि लिपिड के अंदर बीच में तैरती रहती हैं, इसीलिए इसको बोला गया प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड। लिपिड के सागर में प्रोटीन तैरती रहती हैं। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन? रिस्पॉन्सिबल फॉर मोज़ेक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हो गया सबका यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है तो वो आप बताइए, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब ने लिख लिया? आपको क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड होता है उसकी वजह से क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे अगर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, जैसे अंदर इन बाई इन फोल्डिंग, बाय आउट फोल्डिंग। अगर बाहर की तरफ फोल्ड होती है तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? अंदर की तरफ होती है तो क्या बनता है? इन बैक्टीरिया में मीजोजोम बनते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया है था। मीजोजोम क्या होते हैं? जैसे ये सेल में जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, ये क्या होते हैं? हमारे मीजोजोम होते हैं, ठीक है। फिर हमारा बीजीए में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं लेमिलोसोम, ठीक है। फिर आउट फोल्डिंग बाहर की तरफ, लेमासोम बोलते हैं फंजाई में स्ट्रक्चर होती है। स्टीरियोसीलिया ये नॉन मोटाइल होता है, ये किस में पाया जाता है? हमारे कान में पाए जाते हैं, कान के अंदर पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। फिर हमारा माइक्रोविली, ये इंटेस्टाइन में होता है, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर है माइक्रोविली की, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज़ फिर आज की क्लास यहीं तक हम एंड करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स से स्टार्ट करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। पहला सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेटेड रहूँगी। और आपको आप नोटिस करना, आपको कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पूरा बेस्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है नीट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप अपनी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और जो बच्चे अभी री नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, टाइम पे रिवीजन करिए। आप लोगों के लिए तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह मत देखिए इस टाइम पे, क्योंकि आपने साल भर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप बस उसे अपना रिवीजन करें उसी से। क्योंकि आप नया लेक्चर देखेंगे, किसी का भी देखेंगे, मेरा है किसी का भी, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके लिए भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका भी नीट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका भी री नीट होने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है। आपने तैयारी ऑलरेडी पूरे साल भर करी है तो आप उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। और अगर कोई नीट 2027 के लिए अपेयर होना चाहता है तो वो लेक्चर
आप देख सकते हैं। उसके लिए ये क्लास डेडिकेटेड है, और आपके जानने में भी जो भी हों आप उनको प्लीज़ शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।